Hello everyone. In today's lecture, we will discuss the pharmacotherapy of congestive heart failure. So, first we will discuss the definition, then we will go on the compensated versus decompensated congestive heart failure, then we will understand the pharmacotherapy. Main this lecture is on the pharmacotherapy of congestive cardiac failure. So, let's start. So now we will first read the definition. Definition of congestive cardiac failure. Congestive cardiac failure is a clinical condition in which the heart is unable to pump a sufficient amount of blood to meet the metabolic demand of body's organs and tissues, leading to congestion, fluid accumulation in the lungs and or peripheral tissue. अब हम इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि ये डेफिनेशन क्या कहना चाहती है. ठीक है, तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताता हूँ. कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर यानी CCF एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें हार्ट बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड्स को मीट करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर पाता और इस रिड्यूस्ड पंपिंग की वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन या कंजेशन डेवलप होता है जो लंग्स में या पेरिफेरल टिश्यूज में हो सकता है. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं. जैसे लंग्स में ये रहा, लंग्स में लाइक पल्मोनरी कंजेशन देख सकते हो. इन द पेरिफेरल टिश्यू में पीडल एडीमा हो सकता है ना. ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, लाइक ये फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया लीडिंग टू कंजेशन फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द लंग्स और पेरिफेरल टिश्यूज. तो डेफिनेशन होप आपको समझ में आ गई होगी. अब हम आगे ना डिस्कस करते हैं. ठीक है, सो फार्माकोथेरेपी समझने से पहले, ठीक है, हम ये समझते हैं कि कंपनसेटिव कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और डीकंपनसेटेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इसी बेसिस पर ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड होती है. ठीक है, तो हार्ट की पंपिंग या कॉन्ट्रैक्शन वीक मतलब वीक हो गई है. ठीक है, मतलब क्यों वीक हुई, देखो सबसे पहले तो जो हमारा ये है अपना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है वो एक सिंड्रोम है. ठीक है, मैं आपको ना इजी लैंग्वेज बताता हूँ. लाइक पहले हमें कोई MI, कोई वॉल्व डिसीज या कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारा हार्ट फेलियर हुआ, उससे वीक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डिक्रीज ब्लड फ्लो हुआ. देन उसके बाद कुछ मैकेनिज्म हुआ एंड उससे हमारी लाइक एक फिर हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर लाइक कंपनसेट हो सकता है, डिकम्पनसेट होता है. मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, वेट करो. लाइक हार्ट की पंपिंग इनिशियली किसी अंडरलाइंग पैथोलॉजी जैसे MI, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हाइपरटेंशन, कोई कार्डियोमायोपैथी हो सकती है या कोई वॉल्व डिसीज की वजह से कम होती है. बॉडी उसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है जिससे इनिशियली कंपनसेटेड और बाद में डिकम्पनसेटेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप हो सकता है. ठीक है, अब हम इसको ना इस फ्लो चार्ट से समझते हैं. ठीक है, ये कंफ्यूजन होती है इसलिए मैंने इस टॉपिक को पहले ले लिया ताकि हम आसानी से फार्माकोथेरेपी समझ पाए. हार्ट फेलियर की कॉन्ट्रैक्शन उस वजह से पता है क्या हुआ, लाइक फ्लो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, हमारे हमारा ये डिक्रीज ब्लड फ्लो हुआ, मायोकार्डियल डैमेज होगा और ज्यादा. ठीक है, मायोकार्डियल डैमेज मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन एक अंडरलाइंग कॉज था, उससे हार्ट फेल हुआ, उससे फिर हमारा मायोकार्डियल डैमेज और ज्यादा बढ़ेगा हार्ट फेलियर में. ठीक है, फिर कार्डिक आउटपुट कम होगा उससे. ठीक है, एंड देन सिंपैथेटिक डिस्चार्ज रिलीज होगा हमारे ब्रेन में से, क्योंकि अब क्या हुआ, बॉडी अटेम्प्ट करेगी टू रिस्टोर द कार्डिक आउटपुट. कार्डिक आउटपुट कम होता है, हमारी बॉडी रिस्टोर करती है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं. ठीक है, फिर बॉडी एक अडेप्टिव फेज में जाती है. पहले तो लाइक कंपनसेटेड CHF ना, जब बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करती है. ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम देखते हैं एक मिनट. मायोकार्डियल डैमेज, ठीक है, वो तो मैंने बता दिया था कि इंक्रीज हुआ था. तो सोल्व मतलब अब क्या है ना, हमारी बॉडी अलग अलग मैं आपको बताता हूँ जिससे हमारी बॉडी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करती है. बॉडी एक्टिवेट करती है कुछ सिंपैथेटिक डिस्चार्ज, न्यूरोहेमरल एक्टिवेशन, वो मैं आपको बता चुका हूँ. उसका पर्पस क्या था, ये जो भी बताया मैंने ऊपर, इसका पर्पस क्या था. ठीक है, कार्डिक आउटपुट रिस्टोर करना, वो यहाँ लिखा हुआ है. एंड देन इनिशियली ये चीज बेनिफिशियल होती है. ठीक है, ऑब्वियसली. देखो कंपनसेटरी CHF, अगर बॉडी के कंपनसेटरी मैकेनिज्म टेम्पररी सिचुएशन हैंडल कर लेते हैं तो पेशेंट कंपनसेटेड CHF में ही रहेगा. ठीक है, ठीक है. तो पहला जो हमारा बॉडी अपना लाइक एक वेपन यूज करती है वो है बीटा 1 स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट. सिंपैथेटिक एक्टिवेशन से सिंपैथेटिक एक्टिवेशन से हार्ट में बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं. ठीक है, रिजल्ट क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होती है. ठीक है, कार्डियक हाइपरट्रोफी डेवलप हो सकती है. इनिशियली पंपिंग मेंटेन करने में हेल्प करता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास
बीटा वन रिसेप्टर किडनी के ऊपर, ये आपने पता ही होगा, बीटा वन हार्ट पे होते हैं, किडनी पे होते हैं। तो बीटा वन वाले जो किडनी पे होते हैं वो रास एक्टिवेशन होगा, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, सोडियम और वाटर का रिटेंशन होगा जिससे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ाने का काम करेगा और कंपनसेट करेगा, क्योंकि, ठीक है। और वेजो कंस्ट्रिक्शन आ जाते हैं हम, तीसरा मैकेनिज्म जो हमारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं इसमें, ठीक है ना। आर्टरियोल्स इंक्रीज, कंस्ट्रिक्ट होंगे तो आफ्टर लोड बढ़ता है, वेन्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं तो प्री लोड इंक्रीज होता है, क्योंकि वेन्स सप्लाई ब्लड टू द हार्ट एंड आर्टरी सप्लाइड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। अब आप मतलब अगर आपका बेसिक फिजियोलॉजी क्लियर है तो आप ये समझते हैं, ठीक है। फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कंपनसेटेड सीएचएफ के अंदर, ठीक है। ये रहा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। इन सब मैकेनिज्म्स की वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, आई बेटर से। परफ्यूजन मेंटेन रहती है, मेंटेन्ड परफ्यूजन, ठीक है। कार्डिक आउटपुट मेंटेन रहता है, ठीक है। और कंपनसेटेड स्टेट है ये, ठीक है। सिम्टम्स आर एब्सेंट और मिनिमल, इस कंपनसेटेड स्टेट में सिम्टम्स एब्सेंट हो सकते हैं या वेरी मिनिमल सिम्टम्स हो सकते हैं, और सिग्निफिकेंट फ्लूइड एक्यूमुलेशन नहीं होती, नो फ्लूइड एक्यूमुलेशन और सच कंजेशन इज सीन। ये होता है हमारा कंपनसेटेड सीएचएफ या एडेप्टिव फेज हम इसे कहते हैं। अब बॉडी का ट्रांजिशन होता है डीकंपनसेटेड सीएचएफ में या मैल एडेप्टिव फेज के अंदर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो हमारा पहले मैंने बोला ना, कंपनसेटरी सारा एक्सप्लेन किया, वो लॉन्ग टर्म ओवर एक्टिव हो जाता है और वो मतलब अब काम नहीं कर रहा, तो अब बॉडी डिकम्पनसेटेड स्टेट में या मैल एडेप्टिव फेज में चली जाती है, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, यानी कि जो इनिशियली जो बेनिफिशियल मैकेनिज्म था अब वो कहीं ना कहीं हार्मफुल बनने लगा है। अब आपको मैं आगे समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इनिशियल जो बेनिफिशियल मैकेनिज्म था, जो हमारा कंपनसेटरी मैकेनिज्म था, ओवर एक्टिव होने की वजह से अब वो हार्मफुल बनने लगा है। जो बीटा वन थे हमारे हार्ट के ऊपर, परसिस्टेंट स्ट्रेस हुआ, मोर कार्डिक डैमेज होगा, क्योंकि मैंने ये भी बोला था ना आपको कि कार्डिक हाइपरट्रोफी यानी रीमॉडलिंग, और रीमॉडलिंग जो है ना, ठीक है, टेम्पररी फेज में हमारा सीजर मेंटेन करेगा, बट इज नॉट गुड फॉर आर हार्ट, ठीक है। मोर कार्डियक डैमेज होगा, उससे वीक कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, क्योंकि परसिस्टेंट स्ट्रेस हुआ है। देन बीटा वन किडनी के ऊपर रास ओवर एक्टिवेशन हुआ, एक्सेस सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन हुई, एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ, आर्टरियोल्स से में प्रीलोड बढ़ रहा है, वेन्स में प्रीलोड बढ़ रहा है, इडीमा होने का हो जाएगा ना, वही फ्लूइड एक्यूमुलेशन जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था। अब आगे आपको समझ में आएगा कि क्या है ये सारा। फर्दर इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम ओवरलोड होगा, मोर कार्डिक डैमेज होगा, कार्डिक आउटपुट अब कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला ना कार्डिक कार्डिक डैमेज होने से वीक कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये सब कुछ अब एक ओवर ओवर एक्टिव हो गया, ठीक है ना, उससे कार्डिक आउटपुट अब कम होगा, डीकम्पनसेटेड स्टेट आ जाएगी, सिम्टम जैसे डिस्निया, फैटीग, इडीमा, ये सब आने लगेगा, ठीक है। ठीक है, डिस्निया लाइक ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी, ब्रेथलेसनेस होगी, फैटीग, थकना, ठीक है, इडीमा, पल्मोनरी पेरिफेरल कंजेशन होगा, ठीक है, और रिड्यूस्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस होगा, रिस्क ऑफ ऑर्गन डिसफंक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई अब हार्ट की तरफ से, मतलब हार्ट कार्डिक डैमेज हो रहा है तो वीक कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, तो ब्लड सप्लाई टू द वाइटल ऑर्गन्स भी कम हो गया है, ठीक है ना, ऑर्गन डिसफंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक डिकम्पनसेटेड स्टेट है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि हमारा फार्मेकोथेरेपी क्या है, ये जो सारा मैकेनिज्म था ये समझ में आना जरूरी था, ठीक है ना। अब हम आगे चल सकते हैं, ठीक है, सो लेट्स मूव, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे आज के जो मेन डिस्कशन है, जो मेन था हमारे लेक्चर का, वो है फार्मेकोथेरेपी ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। इसके लाइक फार्मेकोथेरेपी, और फार्मेकोथेरेपी लिखने आपको कैसे लिखनी होती है, ठीक है। एक बेटर अप्रोच मैं आपको बताता हूँ कि लाइक पहले आप, आपका एम या ऑब्जेक्टिव क्या है फार्मेकोथेरेपी जो आप दे रहे हैं, और साथ में फिर उसके बाद आप मेन थेरेपी लिखिए, ठीक है, सपोर्टिव थेरेपी लिखिए, ठीक है। देन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने हैं तो आप कर सकते हैं, डोजेज जरूर थोड़ी थोड़ी लिखी कि फार्मा के अंदर एक अच्छा एज मिलता है इससे, ठीक है। देन आप लास्ट में, और ठीक है, सिम्टोमेटिक थेरेपी लिख सकते हैं, सपोर्टिव, वो हम डिस्कस करेंगे सारा, मैं आपको सारा बताऊंगा कैसे आपको लिखना है, एग्जैक्टली आप लिखेंगे, यू विल स्कोर हाईएस्ट अमंग योर बैच, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं, हाईलाइटर ले लिया है मैंने, अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फार्मेकोथेरेपी ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। व्हाट आर आर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने बोला कि जैसे लिखना है आपको, ठीक है। पहला तो रिलीव सिम्टम्स, हमें सिम्टम्स रिलीव करने हैं, जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो क्या है, वो आपको आगे समझ आएगा।
दूसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, डिसीज के प्रोग्रेशन को प्रिवेंट करना है, हॉस्पिटलाइजेशन को रिड्यूस करना है, सर्वाइवल मोर्टेलिटी को हमें इम्प्रूव करना है। ठीक। बाकी जो फार्मेकोलॉजिकल और एम्स ऑब्जेक्टिव है वो ड्रग जैसे आएगी वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना, ये मैंने बेसिक बेसिक कर दिया। ये अगर आप क्वेश्चन की शुरुआत में लिखते हैं देन एक अच्छा इंप्रेशन आप डालते हैं एग्जाम में। ठीक है। सीएचएफ मैनेजमेंट के हमारे गोल्स क्या है? सिम्टम रिलीव करना है, मैंने बता दिया। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है, सब बता दिया मैंने। डिसीज प्रोग्रेशन, ठीक है, रोकना है हमें, सर्वाइवल इंप्रूव होगा। ठीक है। अब मैं आप पे मेन थेरेपी पे आ जाता हूँ। ठीक है। मेन थेरेपी में सबसे पहले मैं आपको, देखो मैंने इस पेज को दो में बांट दिया था, एक्यूट डिकम्पनसेटेड एंड क्रोनिक कंपनसेटेड में। पहले हम एक्यूट डिकम्पनसेटेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को देखते हैं। ठीक है। इसके गोल्स में कंजेशन रिलीव करना है, इंप्रूव करना है ऑक्सीजनेशन को। तो ये एक्यूट है, ये डिकम्पनसेटेड है। मैंने बोला था ना डिकम्पनसेटेड, मैंने बताया था जब डिसनिया फैटीग ये सब हो जाता है तो ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करना है। अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो ऑब्वियसली होता ही है। और स्टेबलाइज करना है हमें हीमोडायनेमिक्स को, ट्रीट करना है हमारे प्रेसिपिटेटिंग कोज को, या जो कोज है लाइक मैंने एमआई से आपको वो जो पिछला फ्लो चार्ट पूरा पढ़ाया है। ठीक है। तो एक वो एक प्रेसिपिटेटिंग कोज था, उसको हम करेंगे। ठीक है ना, ठीक करेंगे। ठीक है। अब हम आ जाते हैं सपोर्टिव मेजर। सबसे पहले तो देखो पेशेंट आपको डिकम्पोजिट स्टेट में इमरजेंसी में आया है तो आप सपोर्टिव मेजर्स क्या देंगे? ठीक है। सपोर्टिव मेजर्स क्या देंगे? पेशेंट को प्रोब्ड अप या सिटिंग पोजीशन में रखते हैं। ठीक है ना, पेशेंट को प्रोब्ड अप या सिटिंग पोजीशन, सिटिंग अपराइट हम बोलते हैं इसको। इसका रीजन क्या? अब आपको चलकर इसका रीजन है कि वीनस रिटर्न कम होता है और ब्रीथिंग इंप्रूव होती है। ठीक है। ठीक है। तो इसका रीजन सर हमने देख लिया। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम कितना देते हैं? गिव ऑक्सीजन इफ एसपीओ2 लेस देन 90%। ठीक है। ऑक्सीजन तभी देनी है जब एसपीओ2 लेस देन 90% हो। रिमेंबर ऑक्सीजन ओनली इफ हाइपोक्सी। ठीक है। ठीक है। तीसरा है हमारा वेंटिलेटरी सपोर्ट, सीपैप, बाईपैप फॉर पल्मोनरी एडिमा, इंट्यूबेशन इफ रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है। अगर पल्मोनरी एडिमा सीवियर हो तभी हम सीपैप या बाईपैप यूज करते हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर हो तो इंट्यूबेशन। ठीक है। ये जो है ना चीजें थोड़ी सी मैंने सपोर्टिव मेजर्स बताए शुरू में, ये मेडिसिन में आपको ज्यादा क्लियर होंगी जाके। ठीक है। अब जो मेन हमारा ये बी पॉइंट्स चालू हो जाता है जो हमें फार्मेकोलॉजी के अंदर अब हमें समझ आ रहा होगा अगर आप एमबीबीएस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। ठीक है। तो ये भी अगर आप ऐड करते हैं देन यू विल गेट एन, श्योरली यू विल गेट एन एक्स्ट्रा इन योर एग्जाम। ठीक है। अब हम बी पॉइंट पर जाते हैं, डायूरेटिक्स ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाता है फिरोसिमाइड। ठीक है। आईवी हम देते हैं, एक्यूट सीएचएफ में फिरोसिमाइड ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है। तो हम इसका डोजेस देख लेते हैं। सबसे सबसे पहले हम क्लास देखते हैं जो कि लूप डायूरेटिक है, हाई सीलिंग डायूरेटिक है। ये आपको मतलब आपने पढ़ा होगा। डोजेज जो हम देखते हैं 20 to 40 mg आईवी स्लोली हम देते हैं। ठीक है। रिपीट कर सकते हैं डबल डोज अंटिल रिस्पॉन्स। ठीक है। डोज रिपीट या डबल कर सकते हैं। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं हम। इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम 2Cl माइनस एन Na प्लस के प्लस 2Cl माइनस NKCC2 सिम्पोर्टर को इन लूप ऑफ हेनले। ठीक है ना, थिक असेंडिंग लिम्ब होता है ना लूप ऑफ हेनले का, उसमें इंक्रीज करता है सोडियम एंड वाटर की एक्सक्रीशन को, इसलिए हम इसको डायरेटिक बोल रहे हैं। ठीक है। इसका हेल्पफुल एक्शन होता है कि ये प्रीलोड कम करता है, पल्मोनरी कंजेशन को भी रिड्यूस करता है। ठीक है। क्वेश्चन या कॉन्ट्रा इंडिकेशन हम देख लेते हैं, लाइक हाइपोकेलिमिया ही करता है तो हमें मॉनिटरिंग रखनी होगी। ठीक है। बाकी डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन, ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिखें, वरना फिरोसमाइड एक और चीज बताता हूँ, ऑटोटॉक्सिसिटी करता है हाई डोज पे, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, हम एन्यूरिया के अंदर इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है। तो अब मतलब आप ये क्वेश्चन कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखना चाहें, ठीक है, तो ये मेरे को मतलब बताना था इसके साथ में। ठीक है। वेजोडाइलेटर्स, हम सी पे आ जाते हैं। वेजोडाइलेटर्स अगर ब्लड प्रेशर एडिक्वेट है तभी। ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन, आईवी इन्फ्यूजन देते हैं। इसका क्लास है कि ये नाइट्रेट है। ठीक है। डोजेज जो हम स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं 5 to 10 माइक्रोग्राम। ठीक है, पर मिनट। टाइट्रेट करते हैं हम अपवर्ड्स। ठीक है, हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। कोई भी मतलब ऐसा ड्रग है ना हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम एक लो डोज से, देन वी गोज ऑन मेंटेनेंस डोज, लाइक हम धीरे 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 बढ़ाते हैं। दैट डिटेलिंग डोज में मतलब डोजेज की जो डिटेलिंग है वो आप आगे पढ़ेंगे। अभी हम इतना ही सफिशिएंट है कंसोल बनाने के लिए फार्माकोथेरेपी का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये एनो रिलीज करता है, फिनो डायलेशन करता है, मोर देन आर्टियो डायलेशन। ठीक है। तो एनो रिलीजिंग हमारा ये नाइट्रोग्लिसरीन वेसोडाइलेटर है। हेल्पफुल एक्शन होता है कि प्रीलोड कम करता है, वीनस डायलेशन
करके, ठीक है ना। देखो मैं ये आपको समझाता हूँ, लाइक वीनस डायलेशन किया, वेन्स की कैपेसिटेंस बढ़ गई, ठीक है। कैपेसिटेंस बढ़ने से ब्लड होल्ड रहेगा वेन्स में, तो ब्लड कम जाएगा, ठीक है। लाइक राइट साइड से हट जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, तो प्री लोड कम हो जाएगा। प्री लोड कम होने से जो मतलब इडीमा हो रहा है वो भी रिलीफ होगा, ठीक है ना। ये फिरोसेमाइड में भी यही होता था कि प्रीलोड वो कम करता है, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है, कैपेसिटेंस बढ़ाकर वेन्स का, देन अपना कम ब्लड जाएगा हार्ट की तरफ, ठीक है। एंड उसके बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फ्रीइंग प्रेशर है, इवन आफ्टर लोड भी कम करता है फिरोसेमाइड, तो ठीक है। यहाँ पे हम वेसोडाइलेटर्स में नाइट्रोग्लिसरीन में देखते हैं प्रीलोड कम करता है, वीनस डायलेशन करता है, ठीक है। क्वेश्चन ये कॉन्ट्राइंडिकेशन, हेडेक, हाइपोटेंशन, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, अवॉइड करेंगे हम सीवियर हाइपोटेंशन के अंदर। सीवियर हाइपोटेंशन के अंदर हम नाइट्रेट्स अवॉइड करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड, आईवी इन्फ्यूजन देते हैं हम इसे, ठीक है। क्लास है इसका डायरेक्ट आर्ट्रियोलर एंड वीनस वेजोडाइलेटर, ठीक है। आर्टरीज प्लस वीनस डायलेशन दोनों करता है। डोजेज इसकी कितनी देते हैं हम, 0.3 से 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, मैक्सिमम 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट तक ले जाते हैं हम, ठीक है। लाइक स्लोली स्लोली हम इंक्रीज करेंगे, मैक्सिमम इतना ही ले सकते हैं, उसके बाद फिर टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इसका, रिलीज करता है एनओ, सेम ऊपर की तरह वेसोडाइलेशन करेगा, वही मैंने हेल्पफुल एक्शन, प्री लोड कम करना, आफ्टर लोड कम करना, वही मैंने जो आपको रीजन बताया, ठीक है। बाकी डायरेक्ट अपना आपने लाइक सेम वही फिर मतलब एक्चुअली क्या है, ये मैंने आपको मतलब प्री लोड कैसे कम करते बता दिया। वीनस डायलेशन हुआ, उससे वीनस कैपेसिटेंस बढ़ गई, ठीक है। ब्लड ज़्यादा होल्ड हुआ, ब्लड जाएगा कम अब, ठीक है, तो प्री लोड कम हो गया, ठीक है। अभी सोडियम नाइट्रोक्साइड में ये भी लिखेंगे आफ्टर लोड भी कम हो जाता है। क्वेश्चन कॉन्ट्राइंडिकेशन देखें तो हाइपोटेंशन, साइनाइड पॉइजनिंग करता है, प्रोलॉन्ग यूज करते हैं। अब साइनाइड पॉइजनिंग नाइट्रेट से होती है, तो इसके लिए हम क्या देंगे ट्रीट करने के लिए, सर हम नाइट्राइट देते हैं, अमाइल नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, और साथ में हाइड्रोक्सोकोबालामिन, विटामिन बी 12 देते हैं, ठीक है। साइनाइड पॉइजनिंग जो नाइट्रेट की वजह से होती है, ये वाइवा वगैरह में पूछ लिया जाता है, थायसाइनाइड टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट हम डी पे आ जाते हैं, जो कि है हमारे आइनोट्रोप्स हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में तो बताता हूँ कि ओनली इन कार्डियोजेनिक शोक या हाइपोपरफ्यूजन में हम इसे देते हैं, ठीक है। पहला है हमारा आइनोट्रोप्स में डोब्यूटामिन, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है हमारा कार्डियोजेनिक शोक के अंदर। इवन फार्माकोलॉजिकल बेसिस भी आ जाता है कि वाई इट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन कार्डियोजेनिक शोक, डोब्यूटामिन, ठीक है। डोब्यूटामिन की क्लास है कि ये बीटा 1 एगोनिस्ट है, आइनोट्रोप है, ठीक है। इसकी डोजेज कितनी रहती है, 2 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट आईवी इन्फ्यूजन देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि बीटा 1 स्टिमुलेशन करता है ये, ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ती है। बीटा 1 रिसेप्टर्स हमारे हार्ट पे होते हैं, ठीक है, किडनी पे होते हैं, तो ऑब्वियसली ये हार्ट के ऊपर अगर बीटा 1 स्टिमुलेशन करेगा, कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ाएगा। हेल्पफुल एक्शन है, कार्डिक आउटपुट बढ़ाता है और शॉक को ट्रीट करता है, ठीक है। जैसे ठीक है। क्वेश्चन कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, टैकीकार्डिया, एरिथमियाज, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये हार्ट स्टिमुलेट कर रहा है, बट ऑब्वियस है, ठीक है। ऑटो डिमांड बढ़ाता है, ऑब्वियसली अगर हार्ट ज़्यादा वर्क करेगा, वो को मसल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ऑटो डिमांड बढ़ेगा। और हम सीवियर टैकीरिथमियाज में इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हार्ट को स्टिमुलेट कर रहा है बीटा 1 की तरफ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नंबर 2, मिलरिनोन पे। मिलरिनोन, जिसकी क्लास है PD3 इनिबिटर, आइनोट्रोप एंड साथ में वेसो डायलेटर, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले देख लेते हैं। ये CAMP को बढ़ा के इंक्रीज CAMP, जिससे कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी और वेसो डायलेशन होगा, ठीक है। इसका हेल्पफुल एक्शन होता है कि कार्डिक आउटपुट को इंप्रूव करता है, प्री लोड को डिक्रीज करता है एंड आफ्टर लोड को डिक्रीज करता है, ठीक है। प्री लोड डिक्रीज करने से क्या बेनिफिट है और वो सब आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। डोजेज में लोडिंग देते हैं 50 माइक्रोग्राम पर केजी ओवर 10 मिनट्स, देन हम 0.375 से 0.75 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट देते हैं। और क्वेश्चन कॉन्ट्राइंडिकेशन हम देख लेते हैं, हाइपोटेंशन में, एरिथमियाज में, क्योंकि ये हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा रहा है, तो हमें वो क्वेश्चन रखना होगा। हेडेक, सीवियर हाइपोटेंशन में अवॉइड करते हैं, है ना, क्योंकि घटा ही रहे हैं ना, क्योंकि वेसोडाइलेशन करे, इसलिए हम सीवियर हाइपोटेंशन में से अवॉइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रीट द नहीं, नेक्स्ट आई थिंक, हाँ, ट्रीट द प्रेसिपिटेटिंग कोज हम इसमें कर सकते हैं, एक्यूट सीएचएफ हम डिस्कस कर रहे थे। ट्रीट वी कैन ट्रीट द प्रेसिपिटेटिंग कोज, ठीक है। अंडरलाइन कोज आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एरिथमियाज, इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन, ठीक है, नॉन कंप्लायंस विद द मेडिसिन, रीनल फेलियर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। क्विक अप्रोच देख लेते हैं। एक्यूट सीएचएफ में हमारी क्या रहनी चाहिए, पोजीशन, जो मैंने प्रोप्ड पोजीशन आपको बताई थी, देन ऑक्सीजन इफ हाइपोक्सिस, देन आईवी फिरोसिमा, ठीक है, लेसिक्स के नाम से आता है मार्केट में, ठीक है। देन वेजोडाइलेटर, देन NIV, ठीक है,
देन आइनोट्रोप्स, इफ शोक देन ट्रीट द कोर्स। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रखना है क्विक अप्रोच। अगर आप ये मेंशन करेंगे तो टीचर को समझ आएगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर है कि कैसे हमें फ्लो रखना है, बाकी डिटेल भी ऊपर बता दी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्रोनिक कंपनसेटेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पे। हमारे फार्माकोथेरेपी देने के गोल्स रहते हैं टू इंप्रूव द सर्वाइवल, टू प्रिवेंट द रिमॉडलिंग, टू रिड्यूस हॉस्पिटलाइजेशन, टू इंप्रूव द सिम्टम्स। ठीक है, ये है गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी। हम देखते हैं कोड है ना, इसमें 4 पिलर्स होते हैं इन HFR-EF। इसका मतलब है हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। अब इजेक्शन फ्रैक्शन का मीन्स आप पूछेंगे तो इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब होता है हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से हर कॉन्ट्रैक्शन में कितना परसेंटेज ब्लड पंप हो रहा है। ठीक है, जैसे नॉर्मल हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन 50 to 70% रहता है, और HFR-EF में इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन इक्वल टू 40% हो जाता है। ठीक है, बाकी डिटेल में यहाँ पे तो हमने बेसिक मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे ARNI पे। ARNI हमारा मतलब 4 पिलर्स है होते हैं इसमें। हम पहला हमारा पिलर है ARNI जो कि प्रेफर्ड है। ठीक है, इसमें लेते हैं सेक्यूबिट्रिल प्लस वेल्साटन। ठीक है, सेक्यूबिट्रिल प्लस वेल्साटन। जो सेक्यूबिट्रिल है वो है एक नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर, नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर। ठीक है, नेप्रिलाइसिन एक एंजाइम होता है, ये इनहिबिट होने से नेट्रियाटिक पेप्टाइड्स बढ़ते हैं जिससे वेजोडाइलेशन बढ़ता है, जिससे प्रीलोड कम होता है। दूसरा है वेल्साटन, ये है ARB एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ये 81 रिसेप्टर ब्लॉकेट करता है, रास को इनहिबिट करता है। ठीक है, 81 ऑब्वियसली मतलब 81 रिसेप्टर ब्लॉकर है तो आप समझ रहे होंगे लाइक जो रिजल्ट क्या होगा, मतलब ब्लॉक कर दी इसने 81 रिसेप्टर एंजियोटेंसिन 2 की, वेजो कंस्ट्रिक्शन कम होगी। ठीक है, एल्डोस्टेरोन भी कम होगा और Na प्लस और वाटर की रिटेंशन भी कम होगी। ठीक है ना, तो रात एक किस्म से पूरा इनहिबिट हो गया। ठीक है, हेल्पफुल एक्शन क्या रहते हैं ये रहने के, रीमॉडलिंग डिक्रीज करना, मोर्टेलिटी कम करना, हॉस्पिटलाइजेशन कम करना। बाकी मैकेनिज्म आप देख लो। ठीक है, डोजेज के अंदर क्या था, स्टार्ट करते हैं 24/26 mg BD से दिन में 2 बार, और 49/51 mg BD। ठीक है, क्वेश्चन कॉन्ट्राइंडिकेशन हाइपोटेंशन, हाइपरकेलेमिया, एंजियोइडीमा। ठीक है, हम अवॉइड करते हैं ARNA को प्रेगनेंसी में प्रायर AC1 इंड्यूस्ड एंजियोइडीमा में। ठीक है, AC इंड्यूस्ड एंजियोइडीमा में। ठीक है, और नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे AC इनहिबिटर्स पे। उन किन पेशेंट्स में देंगे AC इनहिबिटर्स, कई जगह तो पहले नंबर पे AC लिखा हुआ लेकिन हम ARNI पहले लिखेंगे। ठीक है, अ, ये देते हैं तब हम देते हैं जब ARNI टोलरेट नहीं हो पाता। ठीक है ना, ARNI इज नॉट टोलरेटेड। ठीक है, ठीक है, तो ये AC इनहिबिटर्स के कुछ एग्जांपल्स आपको जरूर याद होंगे, इनालाप्रिल, रेमिप्रिल। ठीक है, इनकी डोजेस देख लेते हैं। इनालाप्रिल 2.5 से 5 mg BD। ठीक है, टारगेट हमारा होगा 10 to 20 mg BD। ठीक है, मैंने ये तो पहले बता चुका हूँ कि एकदम से तो देते ही नहीं, हम इनिशिएट करेंगे देन स्लोली स्लोली इंक्रीज करेंगे, देन वी हैव एन टारगेट डोज जो हम अचीव करेंगे। सेम रेमिप्रिल में क्या रहता है 1.25 से 2.5 mg OD। ठीक है, दिन में एक बार, इसका डोजेज देखो काफी, इसके हाफ हो गया, और BD का भी हाफ हो गया। याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं, टारगेट भी देखो 5 mg BD है इसका। ठीक है ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंजियोटेंसिन 2 को डिक्रीज करते हैं, ब्रेडिकाइनिन को इंक्रीज करते हैं। ऑब्वियसली एसी इनहिबिटर्स है यार, एंजियोटेंसिन 1 से जो एंजियोटेंसिन 2 जो एंजाइम बनाता है एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उसको इनहिबिट करेगा तो एंजियोटेंसिन 2 कम बनेगा, जिससे ठीक है ब्रेडिकाइनिन जो अपने मेटाबोलाइट्स में टूटता है वो नहीं टूटेगा और ब्रेडिकाइनिन बढ़ेगा। ठीक है, जिससे फिर वेसोडाइलेशन होगी। ठीक है, हेल्पफुल एक्शन, रिवर्स रिमॉडलिंग, डिक्रीज मोर्टेलिटी, डिक्रीज हॉस्पिटलाइजेशन। क्वेश्चन कॉन्ट्राइंडिकेशन, कफ होता है, ड्राई कफ आपने पढ़ा ही होगा, AC इनहिबिटर्स है ना, यही कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है। और दूसरा हम अवॉइड करते हैं बायोलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के अंदर, हाइपरकेलेमिया अवॉइड करते हैं, या फिर पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स जैसे हाइपरकेलेमिया करते हैं तो इनको इसके साथ नहीं देते, वो तो खैर अलग केस चला गया। लेकिन AC इनहिबिटर्स में ड्राई कफ कराते हैं, हाइपरकेलेमिया कराते हैं, हाइपोटेंशन कराते हैं, एंजियोडीमा कराते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है ना, ये फार्माकोथेरेपी है, हमें क्या लिखना है वो चीज़ यहाँ डिस्कस हो रही है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ओनली इन स्टेबल क्रोनिक CHF में हम देंगे। ठीक है, इसकी क्लास क्या रहती है। ठीक है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, आपको पता ही है। लाइक डोजेस देखें तो मतलब पहले 3 में एग्जांपल बताता हूँ, कार्बिडिलोल, मीटोप्रोलोल, बिसोप्रोलोल। ठीक है ना, हाँ, मीटोप्रोलोल सक्सिनेट है पूरा नाम इसका। डोजेस देख लेते हैं, कार्बिडिलोल 3.125 mg/d, मतलब जैसे जितनी की आपको डोजेज याद रहे ना, फार्माकोलॉजी सेकेंड ईयर MBBS के लेवल पे आप जितनी आपको याद रहे लिखें। बाकी मैंने ड्रग्स का जो लिस्ट और ये सारा नोट्स है हमारे, दे आर मोर देन सफिशिएंट टू स्कोर हाईएस्ट अमंग योर बैच। ठीक है, आपको बस जितनी डोजेज ठीक लगे याद रहे ये रखिएगा। बिसोप्रोलोल 1.25 mg OD एंड मीटोप्रोलोल सक्सिनेट 12.5 mg OD।
ठीक है, हमारा टारगेट यहाँ लिखा हुआ है 25 mg BD, कार्बिडिलोल का, मेटोप्रोलोल का टारगेट 200 mg OD, बिसोप्रोलोल का 10 mg OD। ठीक है, स्टैंडर्ड गाइडलाइन से मेरे को दिखनी थी, जितना आपको याद रखिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है ना, हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं, सिंपैथेटिक टोन को डिक्रीज करते हैं, रिमॉडलिंग रिवर्स करेंगे, मोटिलिटी रिड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन डिमांड में, मतलब ये कैसे करने से ऑक्सीजन डिमांड कमी होगी, ऑब्वियसली अगर हार्ट कम बार धड़क रहा है तो ऑक्सीजन डिमांड उसकी कमी होगी, मोटिलिटी कम, हॉस्पिटलाइजेशन कम, रिवर्सल रिमॉडलिंग, मतलब जो भी बीटा ब्लॉकर से रिलेटेड आपको पता है आप लिख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ब्रेडिकार्डिया है, ठीक है, जैसे बीटा ब्लॉकर हम डायबिटिक्स में अवॉइड करते हैं, अस्थमेटिक पेशेंट्स में अवॉइड करते हैं, ठीक है, अवॉइड इन एक्यूट डिकम्प्रेशन, हाइपोटेंशन, या फिर ऑलरेडी उसका ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट कम है, या फिर वर्सनिंग हार्ट फेलियर इनिशियल है, तब भी हम उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये भी जितने आपको याद रहे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मिनरलो कोर्टिकोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, MRAT। ठीक है, मिनरलो कोर्टिकोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है, क्लास जैसे पोटेशियम स्पारिंग डायरेटिक या एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। ठीक है, स्पाइरोनोलेक्टोन या एप्लेरिनोन हम लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको ठीक है, ये भी देखो मैंने वो बताया था ना कि AC के प्लस स्पारिंग डायरेटिक, यानी कि पोटेशियम स्पारिंग डायरेटिक हाइपरकैलेमिया इसके साथ होती है, यहाँ भी देखो आया हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से डोजेज एडजस्ट रखती है, जैसे AC इनहिबिटर्स, और जब हम मिनरलोकोर्टिकोइड मतलब ये अपना पोटेशियम स्पारिंग डायरेटिक देते हैं तो हम हमें हमेशा पोटेशियम मॉनिटरिंग करते हैं, ताकि हमें पता चलता रहे कैसी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, या फिर हाइपर कैलीमिया ही ना हो जाए उसे ना। जैसे ये अवॉइड कम करेंगे जब पोटेशियम 5 से ज़्यादा है, 3.5 से 5 हमारा नॉर्मल होता है, 5 से ज़्यादा है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो हम अवॉइड करते हैं। पोटेशियम स्पारिंग डायरेटिक और स्पाइरोलेक्टोन वगैरह को हम अवॉइड रीनल डिस्फंक्शन में अवॉइड करते हैं। ठीक है, और जो स्पाइरोलेक्टोन है उसका एक है क्वेश्चन गायनेकोमेस्टिया लिखे तो, ठीक है, मेनली यहाँ हाइपर कैलीमिया और पोटेशियम का ये रेंज लिख देना, बढ़िया लगेगा, मतलब अच्छा लगेगा। ठीक है, स्पाइरोलेक्टोन की कितनी डोजेज थी, 12.5 से 25 mg OD, एप्लेरिनोन की 25 mg OD। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट ब्लॉक्स द एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन ब्लॉक होगा, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट तो है ना, उससे सोडियम एक्सक्रीशन होगी, पोटेशियम का रिटेंशन होगा। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट भी एक्ट करता है, आपने डिटेल में पढ़ा होगा जब आया होगा। ठीक है, हेल्पफुल एक्शन है कि फाइब्रोसिस कम करता है, रिमॉडलिंग कम करता है, मोटिलिटी कम करता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स पे। इसका क्लास है SGLT2 इनहिबिटर, ऑब्वियसली इसका जो एग्जांपल है वो है डेपाक्लिप्लोजीन। ठीक है ना, डेपाक्लिप्लोजीन, या फिर एक और एग्जांपल बता देता हूँ, एम्पैग्लिफ्लोजीन। ठीक है ना, ये बोल देते हैं 10 mg OD, ये भी 10 mg OD। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ग्लाइकोज यूरिया बढ़ाता है। ठीक है, ओस्मोटिक डायूरेसिस कराता है, नेट्रियूरेसिस कराता है, प्रीलोड उससे कम हो जाएगा, आफ्टर लोड भी कम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और हेल्पफुल एक्शन में देखें तो हॉस्पिटलाइजेशन डिक्रीज, मोर्टेलिटी डिक्रीज इवन इन नॉन डायबिटिक्स। क्वेश्चन में देखें तो मेनली आप याद रख लीजिए कि हम इसको अवॉइड करते हैं सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट में, GFR जब 20-25 ml/min से कम हो, हाइपोटेंशन में। ठीक है, हाइपोटेंशन ये करता है ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन करता है, और जनरल माइकोटिक इन्फेक्शन, ये सब एक्स्ट्रा आप लिखना, मेन मेन जैसे मैंने आपको बता ही दिया, जो मेन जिस चीज़ में फोकस कर रहा हूँ आप वो चीज़ जरूर लिखना, अवॉइडिंग सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिम्टोमेटिक थेरेपी पे। सिम्टोमेटिक थेरेपी का मतलब होता है ड्रग्स यूज्ड मेनली टू रिलीव द सिम्टम्स एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, बट दे आर नॉट ऑलवेज इम्प्रूव सर्वाइवल और रिड्यूस मोर्टेलिटी। अनलाइक द 4 पिलर्स जो हमने ऊपर डिस्कस किए, जो कि इम्प्रूव कर रहे थे हमारी प्रोग्नोसिस को, सिम्टोमेटिक थेरेपी जो है ना सिर्फ पेशेंट को फील बेटर करवाती है। टायरोटिक्स, फिरोसमाइड, डाइजोक्सिन हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब तक हमने डिस्कस ऊपर किया था कि गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी जो सर्वाइवल इंप्रूव कर रहा था, लेकिन अब हम देखेंगे सिम्टोमेटिक थेरेपी। ठीक है, पहला था डायरेटिक्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायरेटिक्स, एग्जांपल फिरोसमाइड, ओरल जो हम देंगे 20 to 80 mg पर डे, एडजस्ट करते हैं, डोज एडजस्ट की जाती है अकॉर्डिंग टू ईडीमा, बॉडी वेट, सिम्टम्स, इसके अकॉर्डिंग हम सब डोज एडजस्ट करते हैं। ठीक है, CHF में एक लाइक मेजर प्रॉब्लम होती है फ्लूइड ओवरलोड। ठीक है, तो उसके लिए हम देते हैं। ठीक है, और क्योंकि रास एक्टिवेशन और सोडियम वाटर रिटेंशन की वजह से बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है, तो इसलिए हम डायरेटिक दे देते हैं। फिरोसमाइड जो है ना ये लूप डायरेटिक है, मैं ऊपर मतलब बता भी चुका हूँ, NKCC2 NK Na+K+2Cl- को ट्रांसपोर्टर जो होता है लूप ऑफ थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एन में, उसको ये इनहिबिट करता है, सोडियम एक्सक्रीशन वाटर रिटेंशन एक्सक्रीशन भी बढ़ाएगा। ठीक है, एडीमा को कम करता है, प्रीलोड कम करता है, ये सब मतलब डिटेल है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे डायरेटिक्स पे। ठीक है, पहले एक मिनट रुक जाओ, फिरोसमाइड का मतलब सिम्टम क्या क्या इंप्रूव होंगे, सिम्टोमेटिक थेरेपी तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। लाइक पेशेंट में इंप्रूवमेंट आएगी, डिस्निया डिक्रीज होगा, लेग स्वेलिंग डिक्रीज होगी, पल्मोनरी एडिमा रिड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ठीक है, एक्सेस फिरोसमाइड भी नहीं देना होता,
ठीक है, चलो छोड़ो। डाइजोक्सिन, डाइजोक्सिन एक कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, ठीक है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। डाइजोक्सिन मेनली कब यूज होता है सर? डाइजोक्सिन मेनली कब यूज होता है? पहले इसकी डोज बताता हूँ, 0.125 से 0.5 mg OD, ठीक है। डाइजोक्सिन मेनली यूज होता है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। डाइजोक्सिन मेनली यूज होता है हमारे जब हमारा हार्ट अपना ये हार्ट फेलियर विद इजेक्शन फ्रैक्शन, तो मैंने ऊपर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन मैंने ऊपर बोला था, विद एट्रियल फिब्रिलेशन भी अगर उसके साथ हो तो डाइजोक्सिन एक अच्छा हमारा सिम्टोमेटिक थेरेपी में आ जाता है। परसिस्टेंट सिम्टम्स आ रहे हो डिस्पाइट तुम थेरेपी दिए जा रहे हो, परसिस्टेंट सिम्टम्स डिस्पाइट थेरेपी यहाँ लिखा हुआ है, तो हम देंगे, ठीक है ना। HFrEF यानी कि हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन विद एट्रियल फिब्रिलेशन में हम देंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है हमारे, ये वेगल टोन बढ़ाता है, उससे हार्ट रेट कम होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ता है, ठीक है। एक्चुअली पता है क्या होता है, मतलब ये इनहिबिट करता है। मैं थोड़ा डिटेल में ना इसका बता ही देता हूँ आपको, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है। ये इनहिबिट करता है हमारे इसको Na+K+ ATPase को, ठीक है, Na+K+ ATPase को, जिससे क्या होता है ना, हमारे लाइक इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ता है, उससे एक्टिन मायोसिन की इंटरेक्शन बढ़ती है, उससे फिर कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बता दिया। ज़्यादा ड्रग्स के में ज़्यादा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में गया नहीं, वो आप एज एन इंडिविजुअल ड्रग जब पढ़ेंगे या हम भी पढ़ा देंगे तो आप उस पर तब देखना कि बेसिक जब हम फार्माकोथेरेपी में कितना लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट भी होता है भाई, ठीक है, पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। और ऑल्सो इट इंक्रीजेज द वेगल टोन, पहले ना आप ये वाला मैकेनिज्म लिख देना, देन आप ये वाला लिख देना, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया, वेगल टोन इंक्रीज करने से हार्ट रेट क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारी एड ऑन थेरेपी पे, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है ना, अब तक हमने डिस्कस किया था कोर थेरेपी या 4 पिलर्स, देन हम सिम्टोमेटिक थेरेपी पे आए, देन अब नेक्स्ट टॉपिक है एड ऑन थेरेपी एंड सपोर्टिव थेरेपी इन क्रोनिक CHF हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये थेरेपी जो है ना हर पेशेंट में जरूरी नहीं होती, लेकिन सिलेक्टेड सिचुएशंस में, सिलेक्टेड इंडिकेशंस में हम इसे यूज करते हैं। एड ऑन थेरेपी का मतलब है कि एडिशनल ड्रग्स जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के साथ स्पेसिफिक इंडिकेशंस में ऐड की जाती हैं, इनका यूज तब होता है जब सिम्टम्स परसिस्ट करें या स्पेशल कंडीशंस प्रेजेंट हो, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं आइवाब्रेडिन पे, 5 mg BD, अगर हार्ट रेट 70 पर मिनट से ज़्यादा हो इन साइनस रिदम, ठीक है। आइवा पहले मैं आइवाब्रेडिन की थोड़ी डिटेल बताता हूँ। आइवाब्रेडिन एक फनी करंट इनहिबिटर, डिटेल में आप पढ़ोगे, ये तो मैं फार्माकोथेरेपी बता रहा हूँ, डिटेल में पढ़ोगे तो फनी करंट इनहिबिटर है, यूजली 5 mg ट्वाइस डेली देते हैं। हार्ट के ऐसे नोड में क्या करते हैं ना, ये आइवाब्रेडिन ब्लॉक कर देता है IF चैनल्स को, ठीक है, जिसका रिजल्ट रहता है कि हार्ट रेट हमारा डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, हार्ट रेट क्योंकि बढ़ा हुआ था तो हार्ट रेट हमें कम करना है, इसलिए हम देखते हैं, ठीक है ना। हार्ट रेट ऐसे नोड पे एक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी पर मेजर इफेक्ट नहीं आता, इसका हार्ट रेट की डिक्रीज करता है। कब यूज करते हैं, जब मैंने बताई थी आपको हार्ट रेट 70 पर मिनट हो, डिस्पाइट तुमने बीटा ब्लॉकर की थेरेपी दे दी है। BB का मतलब है तुम डिस्पाइट यू हैव गिवन द बीटा ब्लॉकर थेरेपी, फिर भी ऐसे होगा साइनस रिदम में होना चाहिए 70 पर मिनट, उससे ज़्यादा, ठीक है। हेल्पफुल एक्शन, हार्ट रेट कम, ऑक्सीजन डिमांड कम, सिम्टम्स इंप्रूव कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हाइड्रेलाजीन प्लस नाइट्रेट्स पे। इफ ACEI ARNI इज नॉट रिलेटेड देन हाइड्रेलाजीन प्लस नाइट्रेट। अब डिस्कस करते हैं हाइड्रेलाजीन प्लस नाइट्रेट में, दोबारा से एक बार दोबारा बताता हूँ। यूज अगर पेशेंट ACE इनहिबिटर या ARNI टॉलरेट ना करे, ठीक है, मैंने आपको बस रीड कर दिया, मैं इजी लैंग्वेज बताता हूँ। अगर पेशेंट ACE इनहिबिटर या ARNI टॉलरेट ना करे तब हम देते हैं मैकेनिज्म एक्शन। हाइड्रेलाजीन जो है एक आर्ट्रियल वेसोडाइलेटर है, ठीक है, जिससे आफ्टर लोड कम हो जाता है, और जो नाइट्रेट्स हैं वो वीनोडाइलेटर है, जिससे प्री लोड कम हो जाता है। नेट रिजल्ट रहता है रिड्यूस प्री लोड एंड आफ्टर लोड, जो कि ऑब्वियसली आपको पता है हमारे हार्ट फेलियर में हेल्पफुल है। हार्ट का वर्कलोड कम हो जाता है, बेनिफिट सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टोल्वाप्टान इन हाइपोनेट्रीमिया के पेशेंट हो सकते हैं। ये एक वेसोप्रेसिन V2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये आप मतलब अपनी एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी आएगी उसमें आएगा, लिखना चाहे तो लिखें, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। एडवांस ये को ज़्यादातर ये देते हैं। ADH इफेक्ट को ब्लॉक करता है, ठीक है, आपको समझ आएगा एंडोक्राइन जब आएगा, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया के अंदर हम इसे देते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आया कि मॉनिटर करना है हमें सोडियम केयरफुली, ठीक है, इससे फ्लूइड ओवरलोड इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। अब हम सपोर्टिव थेरेपी पे आ जाते हैं, ठीक है। सपोर्टिव थेरेपी अब डिस्कस करते हैं। सपोर्टिव थेरेपी का इसका एम क्या है, सबसे पहले इसका एम है डिसीज प्रोग्रेशन स्लो करना, सिम्टम्स कंट्रोल करना, हॉस्पिटलाइजेशन रिड्यूस करना, ठीक है। सोल्ट रिस्ट्रिक्शन पहले तो लेस देन 2 ग्राम पर डे सोडियम, ठीक है, लेस सोडियम होगा, लेस वाटर रिटेंशन होगा, लेस एडिमा होगा।
दूसरा आ जाता है हमारे पास फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, 1.5 से 2 लीटर पर डे ही हम मतलब फ्लूइड कहते हैं, ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड प्रिवेंट करने के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट रहता है एडवांस सीएचएफ के अंदर। डेली वेट मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है, सडन वेट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है इसलिए, ठीक है, कुछ दिनों में 2 से 3 किलो बढ़ गया तो इसका मतलब वर्सनिंग हो रही है सीएचएफ की। स्टॉप द स्मोकिंग एंड अल्कोहल, क्योंकि स्मोकिंग कार्डियोवास्कुलर डिसीज को वर्सन करती है, अल्कोहल भी वर्सन करता है कार्डियोमायोपैथी को, इसलिए हमें अवॉइड करना है, ठीक है। फिर वैक्सीनेशन, सीएचएफ पेशेंट्स में इन्फेक्शंस डेंजरस हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं इन्फ्लुएंजा की निमोकोकल की वैक्सीन, या अपना लिखना चाहे तो ना लिखे, ठीक है, प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन। रेगुलर मॉनिटरिंग करो अपने बीपी की, रीनल फंक्शन की, इलेक्ट्रोलाइट्स की, के प्लस, Na+, है ना, पोटेशियम, सोडियम सब अपना रखो, ठीक है। मेनली सीएचएफ के जो ड्रग्स होते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट्स अल्टर करते हैं, इसलिए मॉनिटरिंग एडवाइस करते हैं। फॉलो अप विजिट्स करो रेगुलर, ठीक है, ठीक है। सीवियर लाइक इन सीवियर सीएचएफ क्या होता है, डिवाइस थेरेपी भी यूज होती है, सिलेक्टेड केसेस की बात है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। आईसीडी का मतलब होता है इम्प्लांटेबल कार्डियो वर्टर डिफिब्रिलेटर, सीआरटी का मतलब होता है कार्डियक रिसिंक्राइजेशन थेरेपी, ये पॉइंट अच्छा है आप ना लिखना, ठीक है। अब हम आ